वो आज लियारी का डॉन है और लियारी पर उसका मुकम्मल कंट्रोल है। वो डॉन है और आला तालीम याफ्ता है। दावा करता है कि नशे के खिलाफ है, लेकिन लियारी में मंशियात के अड्डे फिर भी चल रहे हैं। तो फिर कौन चला रहा है? वो शहर का सबसे बड़ा भत्ताखोर है और दीगर गैंग्स के साथ मिलकर सिस्टम चला रहा है। सिस्टम सिर्फ कराची में नहीं है, अंडरवर्ल्ड में भी है। उसने लियारी से निकलकर शहर के दीगर इलाकों में भी अपने पैर फैलाना शुरू कर दिए हैं और उसका खास टारगेट हैं बिल्डर्स। वो एमक्यूएम का सेक्टर इंचार्ज था। एमक्यूएम के टिकट पर कौमी असम्बली का इलेक्शन भी लड़ा, लेकिन आज उसकी जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर इनामी रकम है 2 करोड़ रुपए। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद हों या साबिक मुशीर दाखिला वसीम अख्तर, लियारी में उसके मेहमान रहे हैं। वो उज़ैर बलोच के साथ पीपल्स पार्टी में आया तो पीपल्स पार्टी भी उसे लियारी से एमपीए का टिकट देना चाहती थी, लेकिन फिर बात बन ना सकी। बॉलीवुड चौधरी असलम और रहमान डकैत पर धुरंधर के बाद अगर आज लियारी पर फिल्म बनाए तो उसका किरदार कौन करेगा, ये मैं आज आपको बताऊंगा। और सिर्फ यही नहीं, लियारी गैंग वॉर से मुताल्लिक और भी बहुत कुछ। लेकिन इससे पहले अगर आपको मेरा काम पसंद है और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना ना भूलिएगा। लियारी अपने अंदर इतनी कहानियां समेटे हुए है कि हर बार नई कहानी सुनाने के बावजूद ये दास्तानें होशरुबा ख़त्म ही नहीं होती। मैं जो जनरेशन एक्स से ताल्लुक़ रखता हूँ, इस जनरेशन के लोग नानी दादी से कहानियाँ सुनते हुए बड़े हुए। बुलबुल हज़ार दास्तान हो या तिलस्म होशरुबा, कहानियों का एक ऐसा ही सिलसिला था जिसमें हर रोज़ नई कहानी सुनने को मिलती थी, बिल्कुल लियारी की तरह। लेकिन कभी कभी मुझे अफसोस भी होता है कि मैं सिर्फ लियारी के जुराइम पर ही बात करता हूँ। हालांकि कराची की जान लियारी वो है जिसने ज़िंदगी के हर शोबे को नामवर लोग दिए। वो इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर हो या नामवर सहाफ़ी या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस सज्जाद अली शाह। लेकिन बदकिस्मती से लियारी की पहचान जुर्म बन गया है। वो लियारी जहाँ से जीतने वाला बराह रास्त वज़ीर आज़म हाउस जाता था, यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों या बेनज़ीर भुट्टो। और सिर्फ यही नहीं, मौजूदा सदर आसिफ अली जरदारी भी 1990 में इसी लियारी से MNA मुंतखब हो चुके हैं। लेकिन लियारी की मौजूदा हालत देखकर आज कोई नहीं कह सकता कि इसने इस मुल्क को 2 वज़ीर आज़म दिए हैं। लियारी के एहसानात सब भुला चुके हैं और यही लियारी का असल मसला है। खैर, अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं। मेरा ये प्रोग्राम आज के लियारी पर है, जहाँ कभी बाबू डकैत, हाजी लालू, अरशद पप्पू, रहमान डकैत और उज़ैर बलोच की हुकूमत रही। वहाँ आज किसका राज है? कौन है लियारी का आज का डॉन और वो कहाँ से बैठकर पूरा सिस्टम चला रहा है? तो जनाब, ये कहानी है वसीउल्लाह लाखों की। एक ऐसा शख्स जो आला तालीम याफ्ता है, सिंध यूनिवर्सिटी से MA इकनॉमिक्स है, जो कराची में 2 मुखालिफ सियासी जमातों की भट्टियों से गुजर कर कुंदन बना है, जो इस वक्त एक तरफ लियारी का डॉन है तो दूसरी तरफ शहर में प्रोटेक्शन मनी के नाम पर भत्ते का पूरा सिस्टम चला रहा है। लेकिन वसीउल्लाह लाखों की कहानी का एक इंटरेस्टिंग पहलू और भी है। वो पहलू जो धुरंधर जैसी फिल्में बनाने वाले इंडियन प्रोड्यूसर्स को शायद अभी तक मालूम नहीं है। बॉलीवुड की फिल्मों और वेब सीरीज़ में आमतौर पर भारतीय सियासतदानों की इब्तिदाई ज़िंदगी को एक गैंगस्टर की ज़िंदगी दिखाया जाता है, जो अंडरवर्ल्ड से होकर सियासत के मैदान में कदम रखते हैं। लेकिन वसीउल्लाह लाखों ने सियासत के मैदान से अंडरवर्ल्ड में कदम रखा है। वसीउल्लाह लाखों की ज़िंदगी में गंगा उल्टी बही है। न्यू कराची के एक छोटे से मकान में आँख खोलने वाले वसीउल्लाह लाखों ने पापोश नगर में भी अपनी ज़िंदगी का कुछ अरसा गुजारा है, जहां अशातुल कुरान नामी स्कूल से 7वीं जमात तक तालीम हासिल की। वसीउल्लाह लाखों की वालिदा लियारी के एक स्कूल में टीचर थीं। उन्हें पापोश नगर से लियारी आना पड़ता था और कराची ऑपरेशन के दौरान हालात मुसलसल ख़राब रहने पर वसीउल्लाह लाखों की फैमिली पापोश नगर से फूल पत्ती लैन लियारी मुंतकिल हो गई। लियारी मुंतकली के बाद वसीउल्लाह लाखों ने अब्दुल्ला हारून कॉलेज से इंटर किया और फिर सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो से ग्रेजुएशन और फिर वहीं से इकनॉमिक्स में MA। तालीम मुकम्मल करने के बाद वसीउल्लाह लाखों कराची वापस आ गया और नौकरी की तलाश शुरू कर दी। ये मुशर्रफ दौर था
और एमक्यूएम एक तरफ इक़्तिदार के मज़े लूट रही थी तो दूसरी तरफ वो इसी इक़्तिदार की ताकत से शहर पर अपने कंट्रोल को बढ़ाने की कोशिशों में थी। शहर तकरीबन एमक्यूएम के कंट्रोल में था। सिर्फ लियारी ही एक ऐसी जगह थी जहां एमक्यूएम को एंट्री नहीं मिल रही थी और उसकी वजह पीपल्स पार्टी थी। लियारी पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है और पीपल्स पार्टी अपने इस गढ़ में एमक्यूएम को घुसने नहीं देना चाहती थी। लेकिन एमक्यूएम ने लियारी में एंट्री का आगाज़ बलोच इलाकों को छोड़कर कच्छी मेमन कम्युनिटी के इलाकों से किया। उसने आगरा ताज में अपना सेक्टर ऑफिस खोला और लियारी के नौजवान भी एमक्यूएम का हिस्सा बनने लगे और उसकी बड़ी वजह एमक्यूएम का इक़्तिदार में शामिल होना था। यानी अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि एमक्यूएम उस वक्त चढ़ता सूरज थी और उसके पुजारियों की तादाद बढ़ती जा रही थी और ऐसा ही एक पुजारी था वसीउल्लाह लाखो। वसीउल्लाह लाखो ने 2002 में एमक्यूएम को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने की वजह वही थी जो मैं पहले बता चुका हूँ। एमक्यूएम भी लियारी में पीपल्स पार्टी की तरह नौकरी कार्ड खेल रही थी। वो लियारी के नौजवानों को नौकरी के नाम पर पार्टी में शामिल होने का लालच दे रही थी और इसी लालच में एमए इकोनॉमिक्स वसीउल्लाह लाखो ने भी एमक्यूएम में शमूलियत इख्तियार कर ली। और सिर्फ वसीउल्लाह लाखो ही नहीं, जब्बार जिंगू, गफ्फार ज़िक्री और अयाज ज़हरी जैसे किरदार भी एमक्यूएम के कारकुन बन गए। वसीउल्लाह लाखो को एक तालीम याफ्ता नौजवान होने की वजह से एमक्यूएम में आगे बढ़ने के मौके ज़्यादा मिले और कुछ ही अरसे बाद उसे एमक्यूएम आगरा ताज सेक्टर की कमेटी में भी शामिल कर लिया गया। एमक्यूएम में सेक्टर कमेटी के अरकान का तकर्रुर बाकायदा इंटरव्यूज़ के बाद किया जाता है। वसीउल्लाह लाखो का भी 90 पर इंटरव्यू हुआ था और जानते हैं इंटरव्यू किसने लिया था? एमक्यूएम के मौजूदा सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने और उनके साथ थे डॉक्टर फारूक सत्तार। ये मैं नहीं कह रहा, ये दावा वसीउल्लाह लाखो का ही है। ये दौर था 2003 और एमक्यूएम लियारी में एक तरफ कदम जमाने की कोशिश कर रही थी और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी एमक्यूएम के कदम उखाड़ने की। और इन्हीं दिनों उसी सेक्टर कमेटी जिसमें वसीउल्लाह लाखो को शामिल किया गया था, उस सेक्टर कमेटी के इंचार्ज नईम के भाई शाहिद को गुलामान अब्बास स्कूल के करीब बाबा लाडला ने कत्ल कर दिया। सेक्टर कमेटी का मेंबर बनने के कुछ अरसे बाद ही वसीउल्लाह लाखो की एमक्यूएम में तरक्की हो गई और उसे आगरा ताज सेक्टर का सेक्टर इंचार्ज बना दिया गया और वसीउल्लाह लाखो 4 साल एमक्यूएम आगरा ताज का सेक्टर इंचार्ज रहा। और इस दौरान गवर्नर सिंह डॉक्टर अशरफुल इबाद हों या साबिक मुशीर दाखिला वसीम अख्तर, ये जब भी लियारी का दौरा करते तो उनका मेज़बान होता था वसीउल्लाह लाखो। और सिर्फ यही नहीं, 2008 में जब मुल्क में आम इंतखाबात का दौर आया तो एमक्यूएम को लियारी से वसीउल्लाह लाखो से बेहतर कोई और चेहरा नहीं मिला और 2008 के इंतखाबात में वसीउल्लाह लाखो ने एमक्यूएम के टिकट पर कौमी असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा भी लिया। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद मुल्क में पीपल्स पार्टी के लिए साजगार माहौल में लियारी से नबील गबोल वसीउल्लाह लाखो को हराकर कौमी असम्बली में पहुंच गए। जैसा कि मैंने अपने पिछले प्रोग्राम चौधरी वर्सेस रहमान में बताया था कि 2008 के बाद लियारी का माहौल डिफरेंट था। एक तरफ पीपल्स पार्टी सूबे और मरकज़ में हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई और दूसरी तरफ लियारी में रहमान बलोच के इक़्तिदार को भी दबाव मिल गया। लेकिन अब एमक्यूएम के लिए लियारी में कदम जमाए रखना मुश्किल हो रहा था। इसी दौरान वसीउल्लाह लाखो को उज़ैर बलोच का धमकी आमेज़ पैगाम मिला कि आप लियारी में रहते हो, हमने कभी आपको या आपकी फैमिली को तंग नहीं किया, लेकिन आप जिस जमात में शामिल हो वो हमारे लोगों को मार रही है, तो क्या जवाब में अब हम आपके लोगों को मारना शुरू कर दें? एमक्यूएम के सेक्टर इंचार्ज वसीउल्लाह लाखो ने उज़ैर बलोच को उसी की ज़बान में जवाब दिया। लेकिन दूसरी तरफ एमक्यूएम के लिए अब लियारी में अपने कारकुनों को बचाए रखना मुश्किल से मुश्किल होता चला जा रहा था। एमक्यूएम के कई कारकुन मारे जा चुके थे और फिर सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई कि एमक्यूएम ने वसीउल्लाह लाखो समेत मुख्तलिफ कारकुनों को लियारी छोड़कर बल्दिया और कोरंगी शिफ्ट हो जाने की हिदायत कर दी। एमक्यूएम की जानिब से कारकुनों को कोरंगी और बल्दिया में रिहाई भी ऑफर की गई।
लेकिन वसीउल्लाह लाखो समेत एमक्यूएम के कारकुनों के लिए लियारी छोड़ना मुमकिन नहीं था। ये एक ऐसा वक्त था जब ऑप्शन तलाश किए गए और वाहिद ऑप्शन नजर आया पीपल्स पार्टी। वसीउल्लाह लाखो ने उज़ैर बलोच से राब्ता किया और फिर वसीउल्लाह लाखो साथियों समेत एमक्यूएम छोड़कर पीपल्स पार्टी को प्यारा हो गया और रहमान डकैत के घर के बाहर नबील गबोल और वसीउल्लाह लाखो ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान भी किया। उस दौर की कहानी मैं लियारी पर अपनी गुज़िश्ता मुख्तलिफ वीडियोस कौन अरशद पप्पू, डेडली स्टोरी ऑफ बाबा लाडला और चौधरी वर्सेस रहमान में बयान कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ कोशिश करूँगा कि फोकस वसी लाखो पर रहे। वसीउल्लाह लाखो ने असल में पीपल्स पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, बल्कि उज़ैर बलोच को ज्वाइन किया था और कुछ ही अरसे में वो उज़ैर बलोच के इंतहाई करीब हो गया। और 2009 में रहमान डकैत की मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत के बाद जब उज़ैर बलोच ने गैंग की कमान संभाली तो वसीउल्लाह लाखो उस वक्त भी उज़ैर के साथ था और वो उस वक्त भी साथ रहा जब रहमान के करीबी साथियों बाबा लाडला, यासिर पठान, शफी पठान और मामा गफ्फार वगैरह के उज़ैर बलोच से इख्तिलाफात हो गए और लियारी में एक नई गैंग वॉर शुरू हो गई। उज़ैर बलोच और नूर मोहम्मद और बाबा लाडला के दरमियान गैंग वॉर से पहले की एक अहम डेवलपमेंट पीपल्स अमन कमेटी भी है, मैं उस पर जल्द एक अलग प्रोग्राम करूंगा। अभी बात करते हैं लियारी ऑपरेशन की, जो 27 अप्रैल 2012 को चौधरी असलम की सरबराही में शुरू हुआ। ये ऑपरेशन 8 दिन यानी 4 मई तक जारी रहा। ये ऑपरेशन क्या था? दो तरफा जंग थी। पुलिस चील चौक से आगे बढ़ने की कोशिश करती तो उसे शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता। कभी पुलिस ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल भी करती तो लियारी की चंद गलियों तक ही पहुंच पाती थी और फिर शदीद फायरिंग और दस्ती बम हमलों के नतीजे में उसे वापस लौटना पड़ता था। लियारी गैंग के पास इतना जदीद असला था कि एक बख्तरबंद पर फायरिंग के नतीजे में गोली ने बख्तरबंद को फाड़ते हुए बख्तरबंद में सवार एसएचओ सिविल लाइन इंस्पेक्टर फवाद खान की जान ही ले ली। उस वक्त कहा गया था कि लियारी गैंग वॉर के लड़कों के पास नेटो का असला है, क्योंकि उसी की गोली किसी बख्तरबंद से क्रॉस हो सकती है। मजमूई तौर पर उस ऑपरेशन में इंस्पेक्टर फवाद खान समेत 5 पुलिस एहलकार जाँ बहक हुए, जिसमें सीआईडी एहलकार हेड कांस्टेबल अल्ताफ, कांस्टेबल फयाज, कांस्टेबल तुफैल और कांस्टेबल राज मोहम्मद शामिल थे, जबकि 37 दीगर लोग भी मारे गए, जिनमें चंद को छोड़कर अक्सरियत आम शहरियों की थी, जिसमें बच्चे और ख्वातीन भी शामिल थे। पुलिस को इस ऑपरेशन के दौरान अवामी मुज़ाहमत का भी सामना करना पड़ा था। लियारी के अवाम पुलिस की पेशकदमी को रोकने के लिए मुजाहरे किया करते थे और एक ऐसे ही मुजाहरे के दौरान एक 11 साला लड़का अम्माद इकबाल एक बख्तरबंद के नीचे आ गया और जान से गया, जबकि मुजाहिरीन पर फायरिंग से व्हील चेयर पर मुजाहरे में शरीक 30 साला अबू बकर और 30 साला इरफान लासी भी हलाक हो गए। मुझे वो 7 साल का अंजला नहीं भूलता जो अपने घर की गैलरी में खड़ा था कि 2 तरफा तेज़ फायरिंग के नतीजे में न जाने किसकी गोली उसकी जान ले गई। इसी तरह वो मस्तानी लड़की जो अपने घर में अकेली थी और लियारी से बाहर गए घर वाले रास्ते बंद हो जाने की वजह से वापस घर नहीं आ सके और 2 रोज़ बाद मोहल्ले वालों को घर में से उसकी 2 रोज़ पुरानी लाश मिली। न जाने किसकी गोली ने उसकी जान ली। उस मस्तानी लड़की की तो तदफीन भी घर वालों को मलीर में करना पड़ी थी। पुलिस ने उसकी लाश बख्तरबंद में डालकर चिड़ियाघर के करीब घर वालों के हवाले की थी। उसकी लाश का तो पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था, जो यही पता चल जाता कि उसे सरकारी एसएमजी की गोली लगी या लियारी गैंगवार की। इसी तरह उर्दू यूनिवर्सिटी के अब्दुल हक कैंपस के वीसी यूसुफ बलोच की हमशीरा रुखसाना बलोच हों या एफआईए के एहलकार गुलाम दस्तगीर, ऐसी ही अनजानी गोलियों का निशाना बने। खैर, लियारी से ऐसी बहुत सी कहानियां जुड़ी हुई हैं। अभी लियारी ऑपरेशन पर वापस आते हैं। हुकूमत को 8वें दिन ये नाकाम ऑपरेशन ख़त्म करना पड़ा, क्योंकि जुराइम पेशा अफराद से ज़्यादा आम अफराद की जानों के ज़िया ने पीपल्स पार्टी के इस गढ़ में पीपल्स पार्टी के लिए बेपनाह मसाइल खड़े कर दिए थे और ऊपर से मारे जाने वाले 5 अफराद जिनका मैंने अभी जिक्र किया,
उनके अहले खाना ने इस ऑपरेशन के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी और अदालत ने चौधरी असलम समेत लियारी ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले पुलिस अफसरान और अहलकारों के खिलाफ कत्ल के मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने इस मौके पर उज़ैर बलोच के आगे घुटने टेक दिए और ना सिर्फ लियारी ऑपरेशन ख़त्म किया गया बल्कि हुकूमत की जानिब से मरने वालों के अहले खाना को मुआवजा भी दिया गया। ये उज़ैर बलोच के उरूज का ज़माना था। अब लियारी में उसका तूती बोलता था और इसी में आ गए 2013 के इलेक्शन और पहली बार लियारी से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के नाम दिए उज़ैर बलोच ने और ऐसा ही एक नाम था वसी लाखों का भी। एमक्यूएम ने वसी लाखों को एमएनए का टिकट दिया था और पीपल्स पार्टी उज़ैर बलोच की सिफारिश पर उसे एमपीए का इलेक्शन लड़ाना चाहती थी, लेकिन इस बार भी किस्मत की देवी वसी लाखों पर मेहरबान ना हो सकी। लियारी से इस बार एमएनए का एक उम्मीदवार शाहजहान बलोच था जो कत्ल के इल्ज़ाम में जेल में था, जबकि एमपीए के लिए नाम वसी लाखों का था। वसी लाखों अगर इलेक्शन लड़ता तो उसे भी पहले गिरफ्तारी देना पड़ती और फिर एमएनए और एमपीए दोनों जेल में होते, इसलिए वसी लाखों का नाम ड्रॉप कर दिया गया और वसी लाखों की जगह सानिया नाज को टिकट दिया गया। सानिया नाज लियारी गैंगवॉर के एक कमांडर अमीन बुलेदी की अहलिया थी और अमीन बुलेदी का नाम आया है तो एक छोटी सी दिलचस्प कहानी सुना देता हूँ। 2013 में शुरू होने वाले कराची ऑपरेशन में अमीन बुलेदी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। अमीन बुलेदी फुटबॉल का बहुत अच्छा प्लेयर था और उसने जेल में शाहरुख जतोई की फुटबॉल की कोचिंग की। वही अमीर घराने का बिगड़ा हुआ नौजवान शाहरुख जतोई जो डीएसपी औरंगजेब के बेटे शाहजेब को कत्ल करने के जुर्म में गिरफ्तार हुआ था। जाली डिग्रियों के केस में शुएब शेख और एग्जैक्ट के कई दीगर मुलाजमीन भी उन दिनों जेल में थे। इसी दौरान जेल में कैदियों के दरमियान एक फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ जिसमें लियारी, मलीर, माड़ीपुर और कराची यूनाइटेड की टीमों ने हिस्सा लिया, जबकि एक टीम एग्जैक्ट के मुलाजिमों की और एक मंशियात की स्मगलिंग में गिरफ्तार होने वाले नाइजीरियन की भी थी। इस टूर्नामेंट का फाइनल लियारी की टीम जीती थी जिसका कप्तान था अमीन बुलेदी और फाइनल में फैसला कुन गोल किया था शाहरुख जतोई ने और तमाशाइयों में शामिल थे वसीम अख्तर, रऊफ सिद्दीकी, कादिर पटेल और मोहम्मद खान चाचड़ वगैरह। कराची ऑपरेशन शुरू होते ही उज़ैर बलोच और बाबा लाडला लियारी से निकल गए थे और 2014 में दुबई से उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी के बाद लियारी का कंट्रोल वसीउल्लाह लाखों ने संभाल लिया, लेकिन कराची में बैठकर नहीं। वसीउल्लाह लाखों भी लियारी गैंगवॉर के कई दीगर लोगों की तरह 2014 में ईरान निकल गया था और आज भी वहीं बैठकर लियारी और शहर के दीगर इलाकों को कंट्रोल कर रहा है। और सिर्फ वही नहीं, कराची में भत्ते का सिस्टम चलाने वाले दीगर किरदार पीआईबी वाला अहमद अली मक्सी, लियाकताबाद और लसबेरा वाला सलीम चॉकलेटी और जहानाबाद वाला जमील छांगा भी ईरान से ही ऑपरेट कर रहे हैं। ये सब एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं और अगर आपने इंडियन वेब सीरीज़ मिर्ज़ापुर देखी है तो जैसे वहाँ अंडरवर्ल्ड के लोगों ने मुख्तलिफ इलाकों को आपस में बांटा हुआ है, इसी तरह कराची को इन 13-14 अफराद ने आपस में बांटा हुआ है और ये एक दूसरे को कमांडर कहते हैं। और जैसे मिर्ज़ापुर में ये तमाम लोग एक सिंडिकेट के रुकन दिखाए गए हैं, कुछ उसी से मिलता जुलता सिस्टम इन अफराद का भी है। मैंने इस वीडियो की तैयारी से पहले वसीउल्लाह लाखों से बात की थी और वसीउ लाखों ने कराची में अपना भत्ते का सिस्टम चलाने का एतराफ़ किया है। उसका कहना था कि लियारी के अलावा न्यू कराची, सरजानी, नॉर्थ नाज़िमाबाद और शेरशाह वगैरह से वो भत्ता लेता है। 2-4 गोलियां चलवा देते हैं और फिर कॉल करके भत्ता मांगते हैं। हम पीछे नहीं पड़ते, जो जहां टूटा वहां डील कर लेते हैं। वसीउल्लाह लाखों ने ये सब बहुत आम से अंदाज में बताया और ये भी कि 1-1.5 माह पहले उसने मलीर में एक बिल्डर के प्रोजेक्ट पर फायरिंग कराई थी और फिर उसे कॉल करके 5 करोड़ रुपए भत्ता मांगा था। उस फायरिंग की वीडियो भी वसीउल्लाह लाखों ने खुद शेयर की। अगर आपको इस प्रोजेक्ट को चलाना है, बनाना है, जारी रखना है तो भाई हमें 5 करोड़ दो, अपना काम करो, वरना
और मामला नहीं बनाया तो फिर बड़ी तलाशियों के साथ गठजोड़ों के साथ मैं टीम भेजूंगा, प्रोजेक्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा आपका। आप कौन बात कर रहे हैं? वसीउल्लाह लाखो लियारी गंगवार। उस वाक़े के बाद बिल्डर शदीद परेशान था और उसकी ऑडियो भी सामने आई थी, जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों की नाकामी का भी एक सबूत है। भाईजान, हम लोग तो ताजिर कम्युनिटी हैं और हमसे 5 करोड़ रुपए मांगे हैं, फायर मारे हैं, थ्रेट दी है और बोला 1 हफ्ते का टाइम है। अब हम लोग क्या करें? हम इस शहर में किस तरह काम करें? हमें तो ये नहीं समझ आता कि हमारे बच्चे, हमारी फैमिली किस तरह मुआफ़िज़ हैं। हम रोजी रोटी कमाएं, लोगों के लिए, काम के लिए एक्सप्लोजर करें, लोगों के लिए रोजी रेस के लिए मेहनत करें या इन लोगों के लिए मेहनत करें? हमें नहीं समझ आता हम किसके दर खटखटाएं। वसीउल्लाह लाखों का दावा है कि उस बिल्डर ने इसके बाद 2 किस्तों में उसे 1 करोड़ रुपए भत्ता दिया। क्या भत्ता लेना जायज़ है? एक भत्ताखोर से ये सवाल बनता नहीं था, लेकिन वसीउल्लाह लाखों जितने सादा अंदाज में भत्ते का जिक्र कर रहा था, मैं उससे ये सवाल करने से ख़ुद को बाज नहीं रख सका। और जवाब में वसीउल्लाह लाखों का कहना था कि ये प्रोटेक्शन मनी है। जिस तरह ये बिल्डर्स SBCA, पुलिस और दीगर इदारों को भत्ता देते हैं, इसी तरह हम भी उनसे अपना हिस्सा लेते हैं। कितना कमा लेते हो 1 महीने में? मेरे इस सवाल के जवाब में वसी लाखों ने जो कहा वो इतना इंटरेस्टिंग था कि मुझे कहना पड़ गया कि बस कर पगले, रुलाएगा क्या। वसी लाखों का कहना था कि सब खर्चों के बाद बस 4-5 लाख रुपए बच जाते हैं। और फिर तफसील बताते हुए उसने कहा कि भत्ते की कॉल करने से पहले फायरिंग कराना पड़ती है। उसके लिए असला खरीदना, लड़कों तक पहुंचाना, उनसे फायरिंग कराना, इस सब पर खर्चा होता है। और फिर जिससे भत्ता मांगा गया हो उसकी इंफॉर्मेशन जहां से आई हो उसे भी रकम देना पड़ती है। और जहां कार्रवाई की जाए वो इलाका अगर किसी दूसरे कमांडर का है तो उसे भी हिस्सा देना पड़ता है। खर्चों की तफसील बताते हुए वसीउल्लाह लाखों का कहना था कि हर महीने अच्छे खासे पैसे तो वकील ले जाते हैं। गैंग का जो भी लड़का पकड़ा जाता है उसके वकील की फीस भी हमें ही देना पड़ती है। वसीउल्लाह लाखों ने दावा किया कि वो हमेशा से मनशियात के खिलाफ हैं और खान भाई हो यानी रहमान डकैत या उज़ैर बलोच, उन्होंने कभी उस पर मनशियात बेचने के लिए दबाव नहीं डाला। इसीलिए वो लियारी में मनशियात के अड्डों से भत्ता भी नहीं लेता। लियारी में मनशियात के सारे अड्डे पुलिस की मदद से चल रहे हैं। माजी में लियारी में सिर्फ शराब और चर्च मिलती थी, अब क्रिस्टल, पाउडर और शीशा सब मिल रहा है। उसने कहा कि मेवा शाह की तरफ जहानाबाद में अरशद पप्पू का बेटा बिलाल पप्पू भी यही सब कर रहा है। लियारी में सिर्फ चेहरे तब्दील हुए हैं, बाकी सारे काम वही हो रहे हैं। वसी लाखों का कहना था कि लियारी में जुए और सट्टे के अड्डों से वो भत्ता लेता है। उसके लड़के अड्डे पर जाकर एक बंधी हुई रकम वसूल करते हैं। उसके पास 30 से 35 लड़के हैं और हर 10 लड़कों पर एक कमांडर है। लियारी पर बात करते हुए वसी लाखों ने कहा कि पीपल्स पार्टी और MQM दोनों जमातों ने अपने मकासद के लिए लियारी के लड़कों को मरवाया है। गलत हम नहीं थे, ये सियासतदान थे जिनके सियासी इख्तिलाफात की वजह से लियारी के दर्जनों लोग मारे गए। उसने इंकिशाफ किया कि PSP बनने के बाद PSP में शमूलियत के लिए उससे भी रब्ता किया गया था और उसे कहा गया था कि आ जाओ, तुम्हें क्लियर कराते हैं, पार्टी ज्वाइन कर लो। लेकिन मैंने मना कर दिया। गिरफ्तारी क्यों नहीं दे देते? मेरे इस सवाल पर वसी लाखों का कहना था कि पहले हमारे भाई उज़ैर बलोच को बाहर निकालो, फिर अगर भाई कहता है तो हम भी गिरफ्तारियां दे देंगे। उसका कहना था कि मैं हूं या कोई और, किसी को भी मावराए अदालत कत्ल नहीं करना चाहिए। हम अगर गिरफ्तारी दे देते हैं तो हमें अदालतों में पेश किया जाए। वसी लाखों से गुफ्तगू के दौरान एक और इंटरेस्टिंग बात यह हुई कि जिस व्हाट्सएप नंबर पर बात हो रही थी उस पर DP पर एक तस्वीर लगी हुई थी। ये तस्वीर किसकी है? ये पूछने पर वसी लाखों ने बताया कि ये पीपल्स पार्टी मलीर के एक इलाकाई रहनुमा की है। वो हमारे काम में मुदाखलत कर रहा था, जिस पर मैंने उसकी तस्वीर अपनी DP पर लगा दी है। ये मेरी तरफ से खामोश पैगाम होता है कि अब वो शख्स अपनी खैर मनाए। तो अब उसके साथ क्या करोगे? इस सवाल के जवाब में वसी लाखों ने कहा कि उसने मुझे मुख्तलिफ लोगों से फ़ोन कराए हैं। मैं 1-2 दिन और उसकी तस्वीर DP पर लगा कर रखूँगा, फिर हटा दूँगा। वसी लाखों के सर की कीमत 20 मिलियन रुपए है, यानी उसकी जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर इनामी रकम है 2 करोड़ रुपए।
उसके खिलाफ कत्ल, इक़दाम कत्ल, पुलिस मुकाबला, हंगामा बलवा और एक्सप्लोसिव एक्ट के 60 से ज़ायद मुकदमा शहर के मुख्तलिफ थानों में दर्ज हैं। वसी लाखों के खिलाफ इक़दाम कत्ल का पहला मुकदमा 2010 में दर्ज हुआ था, जबकि कत्ल का पहला मुकदमा 2012 में कलाकोट थाने में दर्ज हुआ था। 2016 से अब तक वसी लाखों के खिलाफ भत्ते के 25 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। किसे कत्ल किया और क्यों? इस सवाल के जवाब में वसीउल्लाह लाखों का कहना था कि वो जब तक एमक्यूएम में था उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं था, लेकिन एमक्यूएम छोड़ने के बाद एमक्यूएम का जो भी कारकुन मरता उसके कत्ल का मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज कर दिया जाता था। लियारी पर बॉलीवुड की आने वाली फिल्म धुरंधर के ट्रेलर से मुतालिक सवाल पर वसी लाखों ने कहा कि इंडिया हमारा दुश्मन है, वो कभी भी लियारी को पॉजिटिव नहीं दिखाएगा और हमें भी इसे प्रमोट नहीं करना चाहिए। इंडिया अगर आज की लियारी पर फिल्म बनाए तो किस इंडियन अदाकार को अपने किरदार में देखोगे? इस सवाल के जवाब में वसी लाखों ने कहा कि अल्लाह वो दिन ना लाए कि इंडिया मुझ पर फिल्म बनाए, मैं उससे पहले मर जाना पसंद करूंगा। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए FIR, जब तक जुर्म बाकी है।